नमस्कार आप सभी को और साथ में शुभकामनाएं आज संविधान दिवस पर। हमने आज खास बातचीत अपने दर्शकों के लिए रखी है संविधान एट 76 वर्षों की इस संविधान की जो गौरव यात्रा है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का संविधान जो कि अपने आप में एक मुकम्मल संविधान है और पूरे विश्व का एक अनोखा संविधान है। कहा जाता है कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है। उतनी ही खूबसूरती है हमारे संविधान में। 26 नवंबर 1949 को ये प्रारूप जब पास हुआ उसी दिन से ये माना जाने लगा कि एक लोकतांत्रिक जो एक मजबूत संविधान है वो भारतीय गणराज्य को मिलने जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकार किया गया, लागू किया गया और ये अंगीकार किए जाने की जो तिथि है 26 नवंबर, उसको पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया गया और आज हम इसे संविधान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। 1949 के बाद 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया और तब से ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अपने इस संविधान की गौरव गाथा को, यात्रा को लेकर आज हम जिन मेहमानों से चर्चा करने जा रहे हैं उनमें मेरे साथ हैं पूर्व महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से श्री वी.के. माहेश्वरी, नमस्कार। धन्यवाद। और दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कामना लोहानी जो कि एक शिक्षाविद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे इस संविधान की एक खूबसूरत बात शुरू होती है, पहली ही पंक्ति से कहा गया है हम भारत के लोग। इस पंक्ति से डॉक्टर कामना हम क्या माने और क्या जाने? 200-300 साल की बेड़ियों के बाद जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो उसके बाद ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। ये पंक्तियाँ जो हैं वो हमें एक संप्रभु राष्ट्र बनाती हैं। इस राष्ट्र पर हमारा पूरा अधिकार है, इसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं और हमें यदि कहीं से किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोई हमारे साथ अन्याय होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी इस संप्रभुता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। आज हम स्वतंत्रता की सांस लेते हुए इस एनवायरनमेंट में बहुत आराम से रह रहे हैं और ये संविधान की जो प्रस्तावना है यहीं पर हमारा ये अधिकार सिद्ध हो जाता है कि ये राष्ट्र हमारा संप्रभु राष्ट्र है। वी.के. माहेश्वरी जी, हमारी प्रस्तावना में बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी आते हैं जिनमें कि नागरिकता है, मूल अधिकार है और संप्रभुता की बात अभी की, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ में लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। इन सारे शब्दों की महत्ता के हिसाब से हम अपने संविधान को कहाँ पाते हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को, चाहे भले ही वो किसी कोने में विश्व के रहते हों, सबको आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की, संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये कामना भी करता हूँ कि हम अनेक वर्षों तक, सदियों तक इसी तरह से संविधान दिवस मनाते रहें और इसी तरह से अपने देश की प्रगति की कामना करते रहें। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि जो हमने प्रस्तावना ली है वो प्रस्तावना हमें अमेरिकी जो संविधान है उससे प्रेरणा लेके हमने अपने संविधान में प्रस्तावना ली है और प्रस्तावना एक ऐसी वो एक विषय वस्तु है कि जो हमारी ये दर्शाता है कि हम इस संविधान से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसा शासन प्राप्त करना चाहते हैं, कैसी शासन प्रणाली प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारा हमारी प्रस्तावना में है। हमने बताया कि हम डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक, क्योंकि कई तरह की शासन व्यवस्था होती है, डिक्टेटरशिप होती है, किंगडम होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है, लेकिन हमारे संविधान सभा के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि हम अपने देश की शासन व्यवस्था को किस प्रकार रखेंगे और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बहुत गहन परिश्रम किया, जो विद्वान हैं, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। उन्होंने चुना कि हम भारत को एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं अर्थात लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है वो आम जन के हाथ में रहे। इसलिए डेमोक्रेटिक शब्द को यूज किया गया है। दूसरा शब्द है सेकुलर। सेकुलर अर्थात
सेकुलर का अर्थ डिफरेंट तरह से लगाया जाता है। सेकुलर के बारे में बड़ी चर्चा भी होती है, लेकिन सेकुलर का अर्थ यह है कि जब शासन या शासन व्यवस्था किसी के धर्म में कोई किसी तरह से हस्तक्षेप न करे, हर भारतीय को अपना अपना धर्म को अंगीकार करने को, स्वीकार करने को, मानने को, उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता हो, उसमें शासन का कोई हस्तक्षेप न हो, उसे हम सेकुलर कहते हैं। तीसरा वर्ड है राइट सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सोशलिस्ट का अर्थ यह है कि सामाजिक वर्ड है। ये हमने जो है रशिया से प्रेरणा लेके ये सब इसमें संविधान उसमें प्रस्तावना रखा है। सोशलिस्ट का अर्थ है कि ऐसा सबका कल्याण हो, सब जो भारतीय हैं, जो सब नागरिक हैं, उन्हें सबको समान अधिकार मिले, ये इसका सोशलिस्ट का वर्ड है। देन हमने कहा रिपब्लिक। रिपब्लिक जो शब्द है ये हमने फ्रांस से मतलब चूज़ किया है, और उसका रिपब्लिक का अर्थ है कि जहाँ पर सत्ता का जो शीर्ष है वो चुन के आए, किंगडम ना आए, शासन व्यवस्था से नहीं है कि एक ही परिवार के या एक ही व्यक्ति की, जैसे पहले शासक होते थे उनके हाथ में रहे। इसलिए मैंने रिपब्लिक लिया है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होगा, जो हमारा शिखर होगा, जो आज के दम में हमारे महान महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं वो चुन के आएंगे, ऐसी व्यवस्था हमने ली है। तो जो हमारा प्रस्तावना है बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की और स्टेटस की बात की गई है, अर्थात सबको हम बंधुत्व से रहें, सबको समान अधिकार मिले, सबके साथ इक्वलिटी रहे, सबके साथ फ्रेटर्निटी रहे, ये शब्द हमने लिए हैं। एंड हम संविधान से पुनः मैं करना चाहूँगा कि हम अपने संविधान से क्या चाहते हैं, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, वो सब की सब प्रस्तावना में दर्शित है। 22 भागों में हमने संविधान को बांटा है, और ये इसलिए बांटा है कि एक विस्तृत संविधान है जिसमें कि हम इन 5 शब्दों की, जो कि अभी माहेश्वरी जी ने बहुत ही खूबसूरती से हमें समझाया, सच में एक खासियत है इस संविधान की। और धन्य हैं वो लोग जिन्होंने कि इस संविधान के प्रारूप की संरचना की, जो आज भी पूरे विश्व में विख्यात है। जहाँ गणराज्य की बात आती है, संघीय व्यवस्था की बात आती है, वहीं पर जो यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्हें मूल अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे संवैधानिक ढांचे का। और डॉक्टर कामना, आप क्या मानती हैं कि अधिकार और कर्तव्यों को हमने किस तरह आंका और समझा है? जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के 3 अनुच्छेद में पार्ट 3 में हमें जो है वो अधिकार दिए गए हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं, मौलिक अधिकार। और उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि कोई हमारा शोषण करता है तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना है, या एजुकेशन का अधिकार। और फिर लास्ट में ये जो सारे अधिकार है, स्वतंत्रता सिर्फ मिल जाने से स्वतंत्रता नहीं होती, हमें उस स्वतंत्रता को इस तरह से उसका पालन करना है कि हम अपने समाज के चारों तरफ एक जो शासन व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको भी बना करके रखें, तो अपने स्वतंत्रता के अधिकारों को और कोई हमारा शोषण न करे। और जो पहले हमारी व्यवस्थाएं थी जिनमें कि हम इक्वल नहीं थे, हमें वर्णों में बांट दिया गया था और हम लोग जो निम्न वर्ग थे वो बहुत शोषित वर्ग थे, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मेन लाइन में लाने के लिए हमें समानता का अधिकार दिया गया। तो हम चाहे किसी धर्म से हों, किसी जाति से हों, वर्ण भेद, इन सब का कोई महत्व नहीं है, हम सब संविधान की दृष्टि में एक हैं। फिर हम सभी को एजुकेशन का अधिकार है, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और हमें शिक्षा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर कहीं पर भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमारा कोई शोषण करता है, तो हमारे पास जुडिशरी है, हम अपने शोषण के खिलाफ जो भी हमारे कानून हैं उसके दायरे में जा कर के हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। और इन सारे अधिकारों को मेंटेन करने के लिए जितने भी हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इनको हम सुरक्षित रख सकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है लास्ट में, जो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी आज़ादी देता है। और कहीं पर भी हमें लग रहा है कि हमारे साथ हम अपने अधिकारों को नहीं ले पा रहे हैं, तो हम वहाँ जा कर के अपनी बात को कर सकते हैं। लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी मिले हैं। कर्तव्य जो हैं वो हमारी मोरालिटी पे हैं, हमारी अपनी नैतिकता पे हैं, इसके लिए हम कानून से बाध्य नहीं हैं, लेकिन
हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना, हमारे देश की सुरक्षा, स्वच्छता, इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारे राष्ट्रगीत हैं, इनका सम्मान करना, हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, नैतिकता, ये सारी चीज़ें हमें कर्तव्यों के रूप में दर्शाए गए हैं। हालांकि हम बाउंड नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हमें यदि अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, तो हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने देश को एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो इनका बहुत महत्व है, अधिकारों और कर्तव्यों का हमारे हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। पूरक सवाल भी यही है डॉक्टर कामना आपसे मेरा, कि हम अधिकारों की बात और संविधान की दुहाई देते हुए बहुत करते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। उसके पीछे क्या हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? 76 वर्षों में क्या हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा अडिग हुए हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। हम लोग सिर्फ अधिकारों की बात इस समय कर रहे हैं, हम मॉरली इतने पीछे जा चुके हैं, हमें ये एहसास ही नहीं है, ये हम फील ही नहीं करते कि हमें जो कर्तव्य करने थे, आज से हम 250 साल पहले जब देखते हैं तो एक मोरालिटी हमारे अंदर थी। और जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, स्वतंत्रता जब मिली थी तो ये थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों के पीछे भागते हैं। कहीं पर भी मुझे मेरे अधिकारों को मिलने में कमी हो जाती है तो मैं ना गुस्सा हो जाती हूँ, मैं कोर्ट्स जाने लग जाती हूँ, मैं उसका विरोध करती हूँ, मैं RTI लगाती हूँ। लेकिन कौन देख रहा है कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं? मैं अपने कर्तव्यों का जनरली आम लोग हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं जितने हम अधिकारों के प्रति। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर की नैतिकता, हमारी मोरालिटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा काफ़ी हद तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे देश में जो करप्शन होता जा रहा है, हमारे पॉलिटिकली जो साउंड लोग हैं वो उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो स्वार्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस वजह से हम उन कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें अपने प्रजातंत्र को यदि संरक्षित रखना है, हमें एक डेवलप्ड देश बनना है, तो हमें अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना पड़ेगा। सच में यदि हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं, संविधान की इस गौरव यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात हमें स्वाभाविक ही स्वयं से शुरू करनी होगी कि अधिकार नहीं, हमारे कर्तव्य भी हैं इस देश के प्रति। संविधान की बात की जा रही है तो इस संविधान में जब हम बात करते हैं संघीय गणराज्य की गठन की, तो वहाँ पर एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्य हैं, राज्य की सरकारें हैं। तो ये जो व्यवस्था है माहेश्वरी सर, ये किस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हाँ एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है? मैं सर्वप्रथम जो हमारे संविधान की संरचना हुई और जो संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्रद्धेय डॉक्टर BR अम्बेडकर और एक BN राव, उन दोनों को एंड बाकी सभी सदस्यों को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा इस अवसर पर कि उन्होंने हमें इतने सुंदर संविधान का निर्माण करके दिया है कि जो आगे अनेक वर्षों तक भारत की शासन व्यवस्था को चलाता रहेगा। जहाँ तक संघीय व्यवस्था का आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो संविधान की रचना की है, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। उसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो अच्छी चीज़ थी, वो सब ग्रहण की गई थी। हमारे ऊपर आज़ादी से पहले इंग्लैंड का या ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का हमारी शासन व्यवस्था बड़ा प्रभाव है। लेकिन हम ब्रिटेन में देखते हैं वहाँ संघीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है, अर्थात एक ही गवर्नमेंट है, राज्यों की या कोई सेंट्रल या यूनियन की अलग से सरकार नहीं है। ये कि हम दो तरह की सरकार रखेंगे, एक जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं, हम उसे फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहते बल्कि हमारे संविधान में उसे यूनियन गवर्नमेंट कहा गया है कि हम यूनियन गवर्नमेंट रखेंगे और राज्यों में राज्य सरकारें रखेंगे। ये व्यवस्था का जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, ये हमने अमेरिका से ग्रहण की है। परंतु जो ढांचा लिया है, जो फॉलो किया हम लोगों ने, वो कनाडा से फॉलो किया है। कनाडा में ऐसा ही है कि एक फेडरल गवर्नमेंट है और हर प्रांत की या सूबे की या राज्य की अलग अलग सरकार हैं, तो वहाँ से लिया है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विस्तृत देश को एक यूनिटरी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे
जो संविधान के निर्माताओं थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की डिसाइड किया था कि हम दो तरह की सरकार रखेंगे, एक संघीय सरकार जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड दूसरी राज्यों की सरकार जो राज्य को, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट संस्कृति हैं, डिफरेंट भाषाएं हैं, डिफरेंट लोग प्रकार करते हैं, इसलिए उनके लिए राज्यों की अलग अलग सरकारों का निर्माण करना या बनाना अति आवश्यकता, ताकि अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को साथ वो जी सकें, उसी के साथ शासन व्यवस्था चलाई जा सके। तो संघीय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, दोनों व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतवर्ष में पिछले 75 वर्ष से हमारा संविधान बहुत ही जो सतर्कता से एंड बहुत ही सफलता से हमारे कार्य को पूर्ण कर रहा है। अगर अपने पड़ोस में देखें तो हमारे पड़ोस के कई राष्ट्रों में भी संविधान बने थे, लेकिन अधिकतर राष्ट्रों में वो संविधान सक्सेसफुल या सफल नहीं हुए। लेकिन हम भारतीय गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा हमें संविधान की रचना करके दी है कि जो 75 वर्षों तक पूरा सफलता के साथ हमारी शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। एंड सभी भारतीयों को एक समानता का अधिकार देता है। हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो सुंदर बात है, कि उसमें हर भारतीय, वो किसी क्षेत्र का निवासी हो, किसी श्रेणी का निवासी हो, उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, सबकी जो है परिकल्पना की गई है और सबका ध्यान रखा गया है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। माहेश्वरी जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि ये खूबसूरती तो हम बता ही रहे हैं अपने संविधान की, 75 सालों में बहुत सारे संशोधन भी हुए, यहाँ पर भी एक शिथिलता है हमारे संविधान की, और ये भी बहुत बड़ी खूबसूरती है कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार हमारे देश काल परिस्थिति को देखते हुए संशोधनों की एक प्रक्रिया है। तो इन संविधान संशोधनों की जो प्रक्रिया चली, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आपने देखे या जिनके बारे में आप बता सकें? कि जो संविधान है वो कोई 50 वर्षों या 100 वर्षों वाला ऐसा कानून नहीं है। संविधान एक ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि सदियों तक चलेगा, और जब ऐसी व्यवस्था की गई है तो हम उसे स्टैटिक नहीं रख सकते कि साहब उसमें परिवर्तन ना हो। हमारे समाज में परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियों परिवर्तन होता रहता है, विश्व में परिवर्तन होता रहता है, हमारी अपनी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर विशेष ध्यान रखा है कि हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपने संविधान को भी संशोधित करते रहें। और इसलिए इसका एक अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि आज के 100 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद हमें क्या आवश्यकता होगी, हो सकता है कि हमें उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। इसलिए इस बात की विशेष व्यवस्था की गई है कि हम संविधान को समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार उसे बदलते रहें, संशोधित करते रहें, ये प्रावधान रखा गया है। जहाँ तक अभी तक किए गए संशोधन के प्रश्न हैं, अगर आप ये मानेंगे कि जो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय जैसी हमारी संस्कृति थी, जैसी परिस्थिति थी, क्या आज 2025 में वैसी परिस्थिति है? क्या उन परिस्थितियों में बहुत सारा बदलाव नहीं आया? और अगर बदलाव आया है तो क्या हम अपने संविधान को उसी तरह से रखते कि जो 1950 में था? क्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं करते, संशोधित नहीं करते? और मैं तो मानता हूँ कि जो भी संशोधन किए गए उस समय वो आवश्यक थे, वो परिस्थिति के लिए, काल के लिए वो आवश्यक थे, और इसीलिए परिवर्तन किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि संशोधन में कोई अनावश्यक बात की गई हो। आवश्यकता पड़ती रहती है और आगे भी पड़ती रहेगी, ऐसा नहीं कि अभी समाप्त हो गई। भविष्य में भी इस तरह की आवश्यकता रोती रहेगी, और अच्छी बात यह कि हम आवश्यकता अनुसार उसको संशोधित करते रहेंगे। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, और वो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ संशोधन के बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ संशोधन अति आवश्यकता के अनुसार, मैं कह सकता हूँ, किए गए हैं। संविधान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है उसे भी हम नहीं भूलते, क्योंकि हर बार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी इस सत्ता को गठन करने के लिए निर्वाचन को भी संविधान में बहुत महत्वपूर्ण जगह मिली है। डॉक्टर कामना, अब आपसे सवाल कि निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी हमारे संविधान से ही पूरा गवर्न होती है, तो आज तक के निर्वाचन इतिहास को अगर हम देखें उस हिसाब से कहाँ पाती हैं कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे चुनाव है, निर्वाचन है, वो किस गति में, किस दशा में, किस दिशा में? इस
प्रश्न में आने से पहले मैं थोड़ा सा ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। भारत के लिए, हमारे देश के लिए संविधान कोई नई चीज़ नहीं थी। हमने बहुत पहले से, यदि हम गणराज्यों को देखें तो वैशाली का गणराज्य था हमारे 16 महाजनपदों के समय में। हम्मुराबी का कोर्ट को हमने देखा तो उससे भी हमें पता चलता है कि हम लोगों का जो मेसोपोटामिया से संबंध थे, तो कहीं ना कहीं दैट वाज आल्सो एन इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद जितने भी हमारे बड़े बड़े शासक हुए हैं, मौर्य, गुप्त, इन सब ये ऐसे शासक थे जो बेनिवोलेंट थे, ये प्रजावत्सल शासक थे। तो इन्होंने जो भी कोड्स अपने लगाए, जो भी नियम बनाए, वो भी एक तरीके का संविधान था। चोलाज में हम जाते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है, तो वो भी एक संविधान ही था। तो हिस्टोरिकली हमको पता है कि हमारे देश में संविधान अलग अलग रूपों में चलता चला गया। तो जैसे आपने पूछा कि निर्वाचन जो है, निर्वाचन की पद्धति हमारे संविधान में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही खूबसूरत एक पद्धति है कि जो भी निर्वाचित होकर के हमारे सदस्य आएंगे तो उसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, और वो हमेशा बनी भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग या वो उसके जो मेंबर्स हैं वो एक इस तरीके के लोकतांत्रिक सदस्य हैं, या लोकतांत्रिक तरीके से उनका निर्वाचन होता है, और वो उस तरीके से आते हैं और वो जानते हैं उनके कर्तव्य क्या है, वो उस तरीके से ट्रांसपेरेंटली उसको करते हैं। तो वर्तमान समय में भी यदि कोई इस तरह से क्वेश्चन उठते हैं तो ये इन चीज़ों में इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हमारे अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं, और इसीलिए कि कई बार उपचुनावों को भी करना पड़ता है, तो उसका कारण ही यही है कि चुनाव आयोग अपना कार्य, चुनाव की जो निर्वाचन की हमारी प्रक्रिया है बहुत तरीके से चल रही है। नहीं तो उपचुनाव होते ही नहीं, एक बार का चुनाव होता और हम सब सेटिस्फाई हो जाते। तो बार बार उपचुनाव भी होना या कहीं पर इस तरह के क्वेश्चन आना, इसका मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर विश्वास रखें। हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि वो एक स्तंभ है हमारे लोकतंत्र और हमारे गणतंत्र को चलाने के लिए। तो हमारा उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, वो बरकरार रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आने वाले समय में अपने इस लोकतंत्र, अपने संविधान को बचा पाएंगे। निर्वाचन से सीधा मतदान जुड़ता है और वहाँ पर भी कर्तव्यों की बात होती है। बार बार निर्वाचन और सरकारें कहती हैं कि मतदान का उपयोग ज़रूर करें, ये आपका कर्तव्य है। निर्वाचन के बाद जब हम बात करते हैं इन 76 वर्षों की गौरव यात्रा की, तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि कई संशोधन भी हुए, और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने ये पाया कि कुछ गैर ज़रूरी कानूनों को, उपबंधों को, उपनियमों को हटा दिया गया है। इस बारे में माहेश्वरी जी आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से ऐसे गैर ज़रूरी हमारे पास कानून थे, उपनियम थे, जिनको हटाना पड़ा, और उससे क्या बहुत सुगम हो गया है आज? देखिए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। बहुत सारे हमें तो लेबर लॉज थे जो बड़े पुराने थे, सदियों पुराने थे, और ब्रिटिश काल ने अपने लाभ के लिए उन्हें बनाया गया था। तो हमारी अपनी सरकार ने उन पुराने कानूनों को बदल के हमारे नए लेबर लॉ बनाए हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक भारतीय दंड संहिता थी, ठीक है ना, एक भारतीय जो एक उसकी दंड प्रक्रिया संहिता थी, और एक साक्ष्य अधिनियम थी। ये भी सदियों पुराने थे। जो हम भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं वो 1960 में 1860 में बना था, राइट। ऐसे ही जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता थी वो पहले 1898 में बनी थी, बाद में 1973 में परिवर्तित कर दी गई थी, और इसे साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना था। सदियों पुराने हो गए थे, इनमें बदलाव की आवश्यकता थी ताकि समय के अनुसार इनमें बदलाव किया जा सके, इसलिए समय के अनुसार लेबर लॉ में परिवर्तन किया गया है, राइट। ऐसे ही जो हमारे क्रिमिनल लॉ थे उनमें परिवर्तन किया गया है। कुछ हमारे एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें भी परिवर्तन किए गए हैं। ये समय की आवश्यकता थी और आवश्यकता के अनुसार ही इनमें परिवर्तन किए गए हैं। और बहुत सारे जो गैर जरूरी कानून हो गए थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, उन्हें हटा दिया गया है। तो जो हमारे जनमानस है, जो आम आदमी है, उन कानून से उन्हें मुक्ति मिल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कानूनों का तो हमें अपने लिए आवश्यकता होती है, और जब हम समय समय पर उन्हें संशोधित ना करें तो कभी कभी कानून गैर जरूरी हो जाते हैं, कभी कोई बोझ लगने लगते हैं। इसलिए उनका समय समय पर संशोधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर कामना, अब अगला सवाल आपसे करने जा रहा हूं, और जो कि सामान्य सवाल है। सवाल ये है कि
76 वर्षों में एक आम भारतीय ने अपने इस संविधान को कितना जाना, कितना समझा? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी न्याय व्यवस्थाएं हैं उनमें भी जन अदालतें लगती हैं, लोक अदालतें लगती हैं या विधिक सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि हमारा आम जनमानस अपनी न्याय प्रक्रिया को, अपने संविधान को, इनको समझ सके। तो आखिर जनता की तरफ से ये जो हम देख रहे हैं रुख, वो आप कहाँ पाती हैं आज? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश में अभी हमारे कानून व्यवस्था को, हमारे संविधान को पूरा जनमानस नहीं जान पाया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो लिटरेसी का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है। और आवश्यकता इस बात की है कि एजुकेशन देने के साथ साथ ये जो लीगल एजुकेशन है ये देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि बचपन से बच्चा उस कानून को समझने लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी तो कम से कम सिंपल चीज़ों को उस तक पहुंचाया जाए, तो यदि वो बाद में जब कुछ भी उसके साथ गलत होता है या वो कोर्ट्स में जाता है तो उससे पता होना चाहिए कि उसके कानून क्या हैं, वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत समय लगेगा हमें आम जनमानस तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हमारे कानून क्या हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट तरीका ही एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू हम इसको पहुंचा सकते हैं। और साथ में जो आपने बताया कि काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस तरीके की जनशालाएँ लगती हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को बताया जाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड से यदि थोड़ा बहुत हमारे कानूनों के बारे में बच्चों को जानकारी हो जाए तो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इसको काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। बट राइट नाउ अभी मुझे लगता है कि नहीं, बहुत जानकारी आम जनमानस को, पढ़े लिखे वर्ग को शायद होगी, वकीलों से वो सहयोग लेकर के वो जितना कर पाते हैं, लेकिन आम जनमानस को अभी हमारे कानूनों की उतनी जानकारी नहीं है। और लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई हमारे कानूनों को जान पाए। महेश्वरी जी, ये सवाल आपसे ये कहा जाता है और आम जो जनमानस है उसके मन मस्तिष्क में यही है कि कानून बड़ा जटिल होता है। तो आज जबकि हम 76 सालों की इस गौरव यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे माने कि इसको हम सरल कर लें, एक आम नागरिक अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को, अपने सब चीज़ कानून प्रक्रिया को सहजता से ले लें। देखिए, अभी डॉक्टर कामना ने बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही और बड़े सरल शब्दों में कही है। जब तक हम विधि को या कानून को हमारी जानकारी में नहीं होगा, हम उसका ज्ञान नहीं होगा, तो हम उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम उसका पालन करें। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी जनमानस को, अपने बच्चों को कानून की या विधि की जानकारी दें। मेरा तो सुझाव इससे भी आगे बढ़ के है कि हमारे सिलेबस में संविधान बचपन से एक विषय होना चाहिए कि हम संविधान को बचपन से पढ़ाएं। अगर हमारे बच्चे शिक्षा में पहले से ही संविधान को पढ़ेंगे तो हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उसका पालन करेंगे। देखिए, हम इसमें बहुत सारी कहते हैं कि सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, ड्यूटी तो दी गई हैं, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि हमारे संविधान में ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं? जब तक हम उन्हें जानकारी जनमानस को नहीं देंगे, कैसे उनसे अपेक्षा करेंगे कि सब उनका पालन करें? तो जो डॉक्टर कामना जी ने कहा है, मुझसे पूर्णतः से सहमत हूँ कि हमारे जो सिलेबस है, जो विद्यालयों का सिलेबस है, उस सिलेबस में संविधान का भी कुछ ना कुछ बहुत मेजर अब विस्तृत रूप रखा जाए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर भारतीय को अपने परिवार में, जैसे हम धार्मिक पुस्तक रखते हैं, उसे संविधान की भी एक पुस्तक अपने परिवार में रखना चाहिए और कभी कभी उसमें परिवार में बैठ के भी चर्चा करनी चाहिए, ताकि हमें अपने अधिकारों एंड अपने कर्तव्यों का भान होता रहे, ज्ञान होता रहे, हम उसका पालन करते रहें। और मेरी कामना है कि हम अच्छे भारतीय बने, और अच्छे भारतीय तभी बनेंगे कि जब हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, उसे आत्मसात करेंगे और उसका पालन करेंगे। बहुत सुंदर शब्दों के साथ हम इस बातचीत को अब समाप्त करने जा रहे हैं कि सच में संविधान का हम सम्मान करें और आज के इस दिन पर संकल्प भी करें कि संविधान हमारे लिए है तो हम भी इस संविधान के लिए हैं। ये एक गौरवमयी संविधान है भारत जैसे देश का, जिसने कि विश्व गुरु की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और एक बार फिर से वो दिखाना चाहता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने संविधान को साथ लेकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण चर्चा हमने अपने मेहमानों के साथ की और आप सभी से यही अपेक्षा करते हैं कि हम अपने संविधान
की गरिमा को समझें, उसका सम्मान करें। इसी के साथ अब विदा, नमस्कार।